नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टीजमेंट के बारे में। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं और ये गोल्डन चांस है बहुत सारे लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस रिक्रूटमेंट में रिटर्न का जो वेटेज है वो रहेगा और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज कम रहेगा। तो जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है। एडवर्टीजमेंट नंबर 42 से लेकर 67 तक 2024 की एडवर्टीजमेंट है। सब्जेक्ट वाइज एडवर्टीजमेंट नंबर है। एक एक महत्वपूर्ण बात के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पब्लिकेशन डेट 2 अगस्त 2024 है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की ये वैकेंसी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा regn.hpsc.gov.in पर। आप डायरेक्टली hpsc.gov.in पर जा सकते हैं और वहां से भी रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। लॉगिन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। परिवार पहचान पत्र ये उन लोगों के पास है जो हरियाणा के निवासी हैं। बाकी लोग आधार कार्ड के माध्यम से या आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी के माध्यम से अपना जो एप्लीकेशन है वो आगे फिल कर पाएंगे। सारे रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिल करने के बाद और एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप पेमेंट करेंगे अपनी फीस का। और जब फीस की पेमेंट हो जाएगी तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और वो प्रिंट आउट निकाल करके, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई लोगों के इसमें कुछ भर्तियों में दिक्कत हो जाती है, वो ये इग्नोर कर जाते हैं, ऑनलाइन भर दिया बस वो प्रिंट अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इसमें प्रिंट निकाल करके आपको उसको चेक करना है और उस पे साइन करना है अपना, जहां पे आपका साइन मांगा गया है कैंडिडेट का। और साइन करने के बाद अब उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल माना जाएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो डिस्कस करते चलेंगे। 2 अगस्त 2024 को पब्लिकेशन है इस एडवर्टीजमेंट का। 7 अगस्त 2024 से आप अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये ओपनिंग डेट है 7 अगस्त। इसके बाद 27 अगस्त तक क्लोजिंग डेट है। आप 7 अगस्त से 27 अगस्त तक की डेट में अप्लाई कर लें। कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में पहले से ही इंश्योर हो जाना है। बाकी डिटेल आप जरूर पढ़ें, एचपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करें एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा ये एडवर्टीजमेंट अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाल दी है, शेयर कर दी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी हरियाणा के बारे में, एचपीएससी चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे पीजीटी कॉमर्स, उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी टिल द टाइम ऑफ एग्जाम। इसके बाद आगे देखते हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, वो बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन ही ई एडमिट कार्ड भी मिलेगा आपको। एडमिट कार्ड पोस्ट से किसी के यहाँ नहीं भेजा जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी टेक्निकल किसी भी बारे में अगर कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है एचपीएससी ने, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल भेज सकते हैं अपना support-hpsc@hry.gov.in पे। वर्किंग डेज में ध्यान रखें, वर्किंग डेज में आप कॉल करेंगे, मेल आप कभी भी भेज सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लार्जर कर देता हूँ, आप देख पाएंगे आसानी से। सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं, बॉटनी में 50 है, केमिस्ट्री में 79 है, कॉमर्स में 94 है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। सब्जेक्ट वाइज काफी वैकेंसीज हैं,
बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसा बाकी स्टेट्स में होता है यूजीसी के जो मानदंड है उसी के अकॉर्डिंग है, इसमें भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। बाकी हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए आपको, या तो मैट्रिक तक आप पे कोई सब्जेक्ट रहा हो, या तो हिंदी या संस्कृत या किसी हायर क्लास में, ये भी एक इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, या आपका पीएचडी हो, और पीएचडी जिसमें एग्जाम्शन मिलता है नेट से वो होना चाहिए पीएचडी 2009 रेगुलेशन या 2016 रेगुलेशन के मुताबिक अगर है, और आपके पास यूनिवर्सिटी का जहां से पीएचडी किया वहां का एक सर्टिफिकेट भी होता है नेट एग्जाम्शन का, तो इसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कॉमन चीजें हैं, जैसे हर जगह निकलती है वैकेंसी, जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे भी है, कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल नेट क्वालिफाई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का नेट क्वालिफाई नहीं है उनकी पीएचडी 2009 से पहले की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। 55% आपके होने चाहिए पीजी में मिनिमम, और उसमें भी कुछ लोगों को राहत है, कुछ कैटेगरीज में जो बाकी जगह रहता है रिलैक्सेशन 55% में 5% तक का, उन लोगों को रियायत है जिनकी पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, जो पीएचडी होल्डर हैं, और अगर उनकी मास्टर डिग्री 91 से पहले की है तो उनको 5% की रियायत है 55 में, वो 50 पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन उन लोगों को भी है जो एससी बीसी कैटेगरी में आते हैं और हरियाणा के निवासी हैं, क्योंकि हरियाणा से बाहर के जो लोग हैं उनको सारी वही कंडीशन फुलफिल करनी होंगी जो जनरल कैंडिडेट के लिए रहती है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन उन लोगों के भी लिए है मास्टर लेवल पे 55 से 50 है पीजी के लिए, जिनकी जो मैट्रिक है वो किसी रूरल बैकग्राउंड के स्कूल से है। इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट चाहिएगा अपने स्कूल से जहां से उन्होंने मैट्रिक करी होगी, उनका जो स्कूल है वो रूरल एरिया में आता है, और उस पर वहां के बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और बीडीपीओ के साइन होने चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो कंडीशन है वो क्या है, 55 तो पीजी में होने चाहिए, वो तो हो गई बात, साथ ही साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। तो जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का है ये भी कोई खास नहीं है, पुराने लोगों को दिक्कत हो सकती है जिनकी काफी पहले पीजी थी, नए लोग तो इससे ज्यादा ही रहते हैं। इसमें क्राइटेरिया ये है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड उसको माना जाएगा जिनके 55% एवरेज मार्क्स होंगे कम से कम 2 एग्जाम्स में। कौन से 2 एग्जाम? उनके 4 एग्जाम में से 2 एग्जाम, 2 ऑफ द 4 एग्जाम नॉट बिलो मैट्रिक और इक्विवेलेंट, यानी कि आप ये समझिए मैट्रिक, इसके अलावा इंटरमीडिएट, इसके अलावा ग्रेजुएशन, इसके अलावा पीजी, ये 4 एग्जाम है, इनमें से वो कह रहे हैं कम से कम 2 एग्जाम में आपका 55% का एवरेज होना चाहिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए इन 2 एग्जाम्स। या वो कहते हैं, और या अगर 55% 2 में एवरेज नहीं बन रहा है तो 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। अगर 2 का एवरेज 55 नहीं है तो कम से कम अलग अलग 2 कोई भी एग्जाम में 50% होना चाहिए। पीजी में तो आपको 55 चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा जो आपके पेपर्स हैं इनमें से भी कम से कम 2 में आपके 50-50 अलग अलग होने चाहिए, ये ध्यान रखें। इंटर में, ये मैट्रिक में, इंटर में और ग्रेजुएशन में, इन तीनों में भी किन्हीं 2 में 50% होने चाहिए। फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन 2 एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, ये केवल कैलकुलेशन के बारे में ये कहा गया है कि अगर 2 एग्जाम है और दोनों का जो टोटल है वो अलग अलग है, मान लो जैसे पीजी में आपके 1000 में से है टोटल और ग्रेजुएशन में मान लो 1200 में से, तो दोनों का टोटल करके उसका एवरेज भी आप निकाल सकते हैं।
आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, कोई जनरल कैंडिडेट जो है उसको 55 तो चाहिए एमकॉम में या एमए में या एमएससी में। इसके अलावा उसके मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन, इनमें से किसी दो में 50-50% अगर अलग से हैं तो भी काम चल जाएगा। अगर दो में नहीं है 50-50% अलग से कम कोई दो ऐसे हों जिनमें फिर मिला करके 55 हो जाए, ये चेक कर लेना। रिलैक्सेशन, इसमें भी रिलैक्सेशन है, ये कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं, कॉमन कंडीशन है। या अगर मान लो वो कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है तो एक और कंडीशन दे रखी है, ऐसे कैंडिडेट जिनके एमए एमएससी या एमकॉम में 55% है, तो 55% में ही जनरल वाले तो भर पाएंगे, बाकियों को भी ये कंडीशन देख लेनी है। मास्टर डिग्री में 55 है और उनके पास अगर पीएचडी डिग्री है तो उन पे ये 50% का या कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। पीजी में 55 या उससे ऊपर चाहिए, साथ में पीएचडी हो, तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड स्वतः ही हो जाएगा। अब आपका परसेंटेज का मसला नहीं रहेगा। अगर आपके 55% है, एक और ऑप्शन है, अगर 55% है पीजी में, एमए एमकॉम या एमएससी में, और उसके साथ आपको एमफिल की डिग्री है आपके पास, तो आपको 50% मार्क्स केवल एक क्लास में और चाहिए किसी में, यानी कि बीए या प्रेप +2 या मैट्रिक, इनमें से किसी एक में भी 50 होंगे तो भी चलेंगे। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द रिलीवेंट सब्जेक्ट इन एमए और एमएससी, यानी कि एमए एमएससी एमकॉम में अगर आपने मास्टर डिग्री की है और आपका उसमें फर्स्ट क्लास है, तो ऐसे केस में 50% मार्क्स आपको किसी एक में ही चाहिए तो भी काम चल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। बाकी जो 5% का छूट है, रिलैक्सेशन है, वो जनरल है, जैसे सभी को होता है हर जगह, वो यहाँ पे भी है अप्लाई। कुछ लोग स्टेट लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके होते हैं, जैसे नेट होता है नेशनल लेवल पे, ऐसे ही सेट होता है स्टेट लेवल पे। इसके बारे में एक रूल है कि जिन लोगों ने जून 2002 के बाद किसी स्टेट का सेट क्वालिफाई किया है, तो उस वो पर्टिकुलर स्टेट में ही अप्लाई कर पाएंगे, उसी स्टेट की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, दूसरे स्टेट में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी का जून 2002 से पहले का सेट है तो वो पूरे देश में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी का कट ऑफ होगा वो होगा 27 अगस्त 2024 सभी चीजों के लिए। एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब ये केवल आपको पास करना है, स्क्रीनिंग है, मेरिट में इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। टोटल नंबर जो एमसीक्यूज आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे केवल, 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। सभी क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इस तरह 100 नंबर का एग्जाम होना है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सबसे पहले होगा। हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। जो ए बी सी डी है ये ऑप्शन होंगे आंसर, इनमें से कोई करेक्ट आंसर ढूंढना होगा, और अगर इनमें से आप कोई भी नहीं फिल कर रहे हैं तो आपको कंपलसरीली ई फिल करना होगा। ई एक ऑप्शन ऐसा है कि अगर आप चारों में से कोई भी नहीं भरना चाह रहे हैं, किसी कारणवश आपको आता नहीं है या कंफ्यूजन है या आपको लग रहा है कि सारे रॉन्ग ऑप्शन आ गए, तो आप ई फिल करेंगे, ये नेसेसरी है। अगर आप ई भी फिल नहीं करेंगे और ये भी फिल नहीं किए तो नेगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन की हो जाएगी और 0.25 काट लिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जो डार्कन नहीं करता है पूरे 5 सर्कल्स में से कोई भी, ना तो चारों मेन सर्कल को फिल करता है और ना ही ई को फिल करता है, यानी कि अनअटेम्प्ट अगर आप रखना चाहते हो क्वेश्चन को तब भी आपको ई फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी को भी फिल नहीं करते हैं पांचों में से, और अगर ऐसा आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में कर दिया, टोटल 100 क्वेश्चन है, अगर आपने 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे रख दिए जिनमें आपने ये पांचों सर्कल नहीं भरे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रॉन्ग अगर कोई आंसर होगा तो भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो मीडियम होगा एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश मीडियम होगा इन सब्जेक्ट्स के लिए, जो साइंस कोर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। बाइलिंगुअल होगा, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा पेपर, कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए
और ये लिस्ट दी है पेपर्स की इनके लिए। अगर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत या पंजाबी, तो रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में ही होंगे उसके क्वेश्चन। ये जो एग्जाम होगा प्री कह लें या इसको स्क्रीनिंग कह लें, इसमें जितनी पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं उसके 4 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा और उनको सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इसका भी एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम पास मार्क तो सभी को लेने होंगे जो कि 25 है। स्क्रीनिंग में 25% अगर नहीं ला पाए तो फिर वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। कम से कम 25 सभी को लाने हैं, फिर मेरिट बनेगी। मेरिट में एडवर्टाइज्ड पोस्ट का 4 गुना, अगर 100 पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं तो इसका मतलब 400 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर एक पोस्ट एडवर्टाइज तो 4 बंदे बुलाए जाएंगे अगले स्टेज के लिए। जो अगला स्टेज है, ये नंबर फाइनल सिलेक्शन में कहीं जुड़ेंगे नहीं। जो अगला स्टेज है वो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। पहले में भी सब्जेक्ट के रहेंगे क्वेश्चन, सेकंड में भी सब्जेक्ट के रहेंगे। जो सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर से 3 घंटे है। टोटल मार्क्स 150 होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो उसी तरह जैसे प्री में है, इंग्लिश में होंगे कुछ सब्जेक्ट। आप अपने अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये बाइलिंगुअल होंगे इंग्लिश और हिंदी में। ये केवल अपनी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज में रहेंगे। इसमें सब्जेक्टिव एग्जाम में ये रिटन मोड में होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, पेपर पेन वाला टेस्ट है। इस सेकंड में जो क्वालिफाई करेंगे बंदे, उनको भी मिनिमम 35% चाहिए ही। इसमें 35% मिनिमम इसमें भी चाहिए। लेकिन जब 35% मिनिमम ले जाएंगे तो उनमें से भी मेरिट बनेगी। एडवर्टीजमेंट का 4 गुना यहाँ पे आ गए थे, अब एडवर्टीजमेंट के 2 गुने जाएंगे। सपोज करिए अगर 100 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकला है किसी सब्जेक्ट में, तो 400 प्री में क्वालिफाई होंगे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे 200 क्वालिफाई होंगे सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा। ये 200 इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू में फाइनली 100 सेलेक्ट होंगे। इसका जो वेटेज होगा रिटन का, डिस्क्रिप्टिव टाइप का, वो 87.5% वेटेज होगा इसका। फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 12.5% होगा। ये 87.5 और इंटरव्यू के 12.5 मिलकर के 100% बन जाएंगे, जिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो केवल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है और इंटरव्यू, इन दोनों के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो ये गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एचपीएससी वेबसाइट पे अपडेट करेगी, तो अभी उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ही सब्जेक्ट उसका सिलेबस अपलोड हो जाएगा तो उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। अलग से उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे किस तरह से प्रेपरेशन करना है। बाकी इसका जो पे स्केल है वो 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग पे लेवल 10 होगा और 57,700 इसका पहला लेवल 1 होगा पेमेंट का। ये बेसिक पे है, इसमें डीए जुड़ेगा जो 50% प्लस अब हो चुका है, इसका आधा सीधे जोड़ लीजिए। अब बाकी जो अलाउंसेज होंगे वो एडमिसिबल होंगे, एचआरए डीए वगैरह सब। सर्विस रूल्स वो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग उसके जो रूल्स हैं, बाकी सब कॉमन चीजें हैं। एज लिमिट के बारे में कैंडिडेट 21 ईयर्स से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साथ साथ दिया है एक 5 साल का रिलैक्सेशन सभी के लिए। एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 15 जुलाई 2024 के हिसाब से होगी। इस डेट को कट ऑफ माने एज के कैलकुलेशन के लिए, केवल एज की कैलकुलेशन के लिए। जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर बियॉन्ड द अपर एज लिमिट। जो अपर एज लिमिट है इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है कैंडिडेट्स को ऑफ ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज को, इन पोस्ट्स के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल की जानी है। तो इस में जो मैक्सिमम एज है वो 42 + 5 यानी कि 47 हो जाएगी। और इस तरीके से, हालांकि बाकी जो कंसेशन मिलेंगे एज के, जैसे एससी को 5 साल का है, बीसी को 5 साल का है, डिसेबल को 5 साल का है, इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि किसी भी कीमत पे जो रिलैक्सेशन है वो 52 से ऊपर नहीं जा पाएगा। बाकी जैसे 2 जोड़ करके भी अगर बनेंगे।
तो इस तरह कई कैटेगरीज हैं। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल, जो डिसेबल हुए मिलिट्री सर्विस में, विडोज या लीगली डाइवर्स्ड के लिए, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन के लिए, अनमैरिड वुमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, ऐसे लोग जो हरियाणा गवर्नमेंट में एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा जो टीचर हैं हरियाणा में, उनके लिए भी 50 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं जो हरियाणा में टीचर की जॉब कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले से ही। बाकी रिजर्वेशन के जो बेनिफिट हैं, SC, ST, OBC, EWS, PWBD, वो उन्हीं को मिलेंगे जो हरियाणा स्टेट के रहने वाले हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो है वो मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं हरियाणा के, और मेल कैंडिडेट जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, BC कैटेगरी के हैं हरियाणा के, जो क्रीमी लेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट जो बाकी कैटेगरीज हैं अदर स्टेट्स की, उनके लिए 1000 रुपये है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के हरियाणा के, और फीमेल कैंडिडेट हैं बाकी कैटेगरीज के अदर स्टेट्स के, यानी कि फीमेल हरियाणा की या अदर स्टेट की, उनके लिए 250। बाकी जो मेल फीमेल कैंडिडेट हैं SC, BC, नॉन क्रीमी लेयर, उन सब के लिए 250, और जो EWS कैटेगरी के हैं इनके लिए भी 250 ही है। इसके अलावा ऐसे लोग जो PWD में आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में, उनके लिए निल है फीस। एप्लीकेशन फिल करते समय आपको जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन सब का जो स्कैन्ड कॉपी है वो अपलोड करनी होगी। स्कैन्ड फोटो जो साइन होना चाहिए जिसपे आपका, स्कैन्ड सिग्नेचर, इसके अलावा 10, 12, ग्रेजुएशन, PG, MPhil, PhD जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उन सब की कॉपी आपको अपलोड करनी है। नेट JRF का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप कोई भी कैटेगरी में किसी भी तरह का रिजर्वेशन का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो उन सब की भी कॉपी आपको अपलोड करनी है। आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है, हरियाणा के हैं तो परिवार पहचान पत्र की कॉपी अपलोड करनी है। डोमिसाइल का कोई बेनिफिट ले रहे हैं रेजिडेंस का, तो हरियाणा का भी आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। अगर पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। इसके लिए आपको NOC अपने डिपार्टमेंट से लेनी है, अपने डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है पहले से ही। हालांकि इसमें भी उन लोगों के लिए राहत है जो हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं, और अगर उनका कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है, जैसे डॉक्टर्स के केस में बॉन्ड होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो आप अपने आप बिना इंफॉर्मेशन दिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने आप उसको स्वघोषित ये प्रमाण पत्र देना होगा। अप्लाई करते समय ये लिखना होगा कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, आप छुपा नहीं सकते हैं अगर सरकारी जॉब में पहले से हैं तो जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप अपडेटेड रह सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महत्वपूर्ण जानकारी हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, PGT की, जब तक इनका एग्जाम होगा और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।